नमस्कार मित्रों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पिछले 9 अध्यायों का आनंद लिया होगा। कृपया इसी प्रकार इन एपिसोड्स को सुनते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स देते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे उपन्यास अमू का 10वां भाग, 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक है सेरा सवय। सेरा सवय का अर्थ समझिए। सेरा मतलब खेत और सवय मतलब रोपण। खेतों में रोपण, धान का रोपना। ढांगा रे न जा मुल्या फांगा, रुक जा न जा निसुड़ तोड़ के। ओ ढांगा रे। किशोर कुमार के गाने के गढ़वाली संस्करण को 7वें सुर में गाते हुए अमू और बंदरी भाई मवेशी चरा रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां आरंभ हो गई हैं। स्कूल बंद है। सब समय अपना है। नित्य नियम बदल गया है। आजकल सुबह 6 बजे उठने की मारामारी नहीं है। न दौड़कर पाखाना जाना, न नाश्ता करने की हड़बड़ाहट, न गिरते पड़ते स्कूल पहुंचना। सब नियमों से आज़ादी है। हाँ, अन्य काम तो करने पड़ते हैं। घर के कामों में दादी का हाथ बंटाना, हलवाई को खेत पर जाकर नाश्ता देना, मवेशियों को चराने ले जाना, ऐसे ही छोटे मोटे काम। और कक्षा का ग्रीष्म अवकाश कार्य करना। फिर भी छुट्टियों का अपना मजा तो है। खेलना कूदना, कॉमिक्स पढ़ना, पापा के साथ पौड़ी जाना, कभी कभी देवप्रयाग गंगा स्नान करने, श्रीनगर धारी देवी मंदिर के दर्शन करने भी जाते हैं। और कुछ दिन बाद भाई भी आ रहा है दिल्ली से। आज अमू की मवेशियों को चराने की ड्यूटी है। सुबह ही बंदरी भाई के साथ निकल गया। सारे मोहल्ले के जानवर हैं। भाई अपनी बकरियां भी ले आया है। अमू का घर भाई के घर के पास ही थोड़ा सा नीचे की ओर है। बंदरी भाई 3 भाई बहनों में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा भाई है जो छुटपन में ही दिल्ली चला गया था। साल 2 साल में गांव आता है। फिर बहन है और बंदरी भाई सबसे छोटा है। माँ पिताजी खेती करते हैं। भाई अमू से 3-4 वर्ष बड़ा है। अमू को प्यार करता है, छोटे भाई जैसा। गांव की एक सार अर्थात एक तरफ के खेत अभी खाली हैं। जानवर वहीं चर रहे हैं। दोनों एक पत्थर पर बैठकर गपिया रहे हैं। बंदरी भाई ने बीड़ी सुलगा ली है। अमू को भी ऑफर की थी। अमू ने मना कर दिया। रात बहुत हो गई थी। मैं माधव अर्थात महादेव स्थानीय बाजार से आ रहा था। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। और कोई था नहीं साथ। इतनी रात कौन बाहर निकलता है। भाई आप बीती सुना रहा है। तुझे डर नहीं लगता? अमू ने पूछा। डर किस बात का? भूत का, बाघ का। भूत? कुछ पल बंदरी भाई चुप रहा। फिर भूत की बात टाल गया। बाघ? हाँ, बाघ जरूर होता है। उससे डर तो लगता है, लेकिन अगर सामने आ जाए तो भागना नहीं है। उसकी आंखों में घूर कर देखना है और थोड़ी देर में अपने आप चला जाएगा। अमू समझ नहीं पा रहा है बंदरी भाई सच बोल रहा है कि डींग मार रहा है। वैसे तो दादी भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती है। कहती है जब भूत पिचास देखा नहीं तो विश्वास क्यों करना। लेकिन बाघ से तो वह भी डरती है। बंदरी भाई को उसके अपने गांव के ही नहीं वरन आसपास के गांवों के लोग भी जानते हैं। स्कूल नहीं जाता है। जाता था, किंतु पढ़ाई में मन नहीं लगता था। स्कूल से गायब रहता था। ताऊ जी, भाई के पापा ने बहुत समझाया। नहीं समझा तो कुटाई भी की, किंतु भाई को पढ़ाई से अरुचि थी। इसलिए अंततः स्कूल जाना बंद हो गया। फुल टाइम घर पर रहता है। हल लगाता है, बकरी चराता है और चोरी करता है। पहले घर पर चोरी की,
साहस बढ़ा तो लोगों के घरों में सेंध मारने लगा और बाद में दूसरे गांवों से भी शिकायतें आने लगी। बंदरी भाई पिटता, 2-4 दिन ठीक रहता, फिर जस का तस। कई कई दिन घर से गायब रहता। माँ बाप ढूंढते रहते, बंदरी भाई हाथ नहीं आता। कभी किसी के घर की टांड में छुपा रहता, कभी अपने घर के पीछे सुनसान खेतों में पेड़ों के ऊपर रात गुजारता। अब तो लोगों को भाई की आदत सी पड़ गई है। उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया है। हाँ, सचेत वे अब भी रहते हैं। खिड़की दरवाजे ठीक से बंद रखते हैं, संदूकों पर ताले लगा कर रखते हैं। जब कभी बंदरी भाई अम्मू के घर आता है, दादी पूछती है, तू इनकिला कर दें बेटा, तू ऐसा क्यों करता है? भाई चुप रहता है या थोड़ा सा हंस देता है, बस। तू तो निशाचर बन गया है, कहकर दादी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। माँ को बंदरी भाई से लगाव है। मुंह से नहीं कहती, लेकिन भाव व भंगिमा से पता चल जाता है। उसे खाने को पूछेगी, रसोई में जो भी होगा दे देगी। अमू और बंदरी भाई की खूब छनती है। भाई को भी बंदरी भाई अच्छा लगता है। गांव आता है तो तीनों साथ खेलते हैं। अच्छा, फिर? अमू का प्रश्न। भाई ने कहानी आगे बढ़ाई। जब मैं पंदेरा पहुंचा तो लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने सोचा, अब तक तो मैं अकेला था, पीछे ये कौन आ गया? एक बार सोचा मुड़कर देखूं, किंतु फिर जाने क्या सोचकर मुड़ा नहीं, अपने रास्ते चलने लगा। अचानक किसी ने मेरे कंधे को छुआ। कौन है बे? कहते हुए मैं पीछे घूमा तो कोई नहीं था। सुनसान रास्ता, घुप अंधेरा। रात को लोग घरों के बाहर टंगे बल्ब भी बुझा देते हैं। ऊपर आसमान में जून न तारे। फिर अमू के फिर में रोमांच, उत्सुकता और डर का घोल है। कुछ क्षण खड़ा रहा कि शायद कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन आंखें उस अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। मैं फिर चलने लगा, किंतु इस बार चौकन्ना था। कुछ समय पश्चात फिर किसी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैं अंगुलियां महसूस कर पा रहा था। बिजली की तेजी से मैंने सिर पर हाथ मारा। जैसे ही मेरा हाथ उस हाथ से छुआ, मेरे बदन में करंट दौड़ा। वह हाथ बर्फ के समान ठंडा था और लिजलिजा, जैसे हाथ में कोई हड्डी ना हो। मैं अपनी जगह पर स्थिर हो गया। पैरों ने चलने से मना कर दिया। वह हाथ मेरे सिर पर, मेरा हाथ उस हाथ के ऊपर। गर्दन पर मैंने गर्म हवा महसूस की। कोई मेरे बिल्कुल समीप सांस ले रहा था। कितनी देर मैं उस अवस्था में रहा पता नहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कह नहीं सकता। तभी कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। शायद मंगल सिंह दादा का था। रास्ते के ऊपर ही तो उनका घर है। मैं मानो नींद से जागा। उस हाथ के ऊपर से अपना हाथ हटाया और दौड़ लगा दी। थोड़ी दूरी पर जो खड़ी का पेड़ है ना, जैसे ही उसके पास पहुंचा, एक छैल अर्थात छाया तेजी से मेरे पीछे से आई और हवा में तैरते हुए उस पेड़ पर चढ़ गई। मेरे मुख से चीख निकली और मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर वैसे ही पड़ा रहा। आंख खुली तो पौ फटने वाली थी। कुछ देर तक समझ नहीं पाया कि क्यों बीच रास्ते पर पड़ा हूं। फिर पूरी कहानी याद आने लगी। उठा तो पैर लड़खड़ाने लगे। किसी तरह शरीर को सीधा किया। एक बार उस खड़ी के पेड़ की ओर देखा और फिर जो दौड़ लगाई तो घर पहुंचकर ही रुका। उसके बाद मुझे बुखार आ गया। पिताजी ने दवाई दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। माँ बक्या अर्थात ओझा के पास गई। उसने कहा, मसाण लगी, भूत चिपक गया है। काला मुर्गा काटा और न जाने क्या क्या खटकर्म किए, तब जाकर मैं ठीक हुआ। भाई चुप हो गया है। अमू के प्रश्न खत्म हो गए हैं। पूछने को कुछ नहीं है। ऐसी बातों में पूछा भी क्या जाता है। बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला सुनता है। हे, ये क्या का गोर छन? हमारा पुंगड़ा उजाड़ खई नहीं। ये किसके मवेशी हैं? हमारे खेत में चरने आ गए हैं।
भक्ति की दादी की आवाज कानों में पड़ी। दोनों अचकचाकर उठ खड़े हुए। घोर कगेनी, मवेशी कहाँ चले गए? इधर दोनों मवेशियों को ढूंढ रहे हैं, उधर भक्ति की दादी अनवरत मुंह से फूल झर रही है। कन मोरी तुमर जौ का गोर छन, कन भेयू की रांड, माँ 14 पर गोर निछन संभाल सकना। नाश हो उनका जिनके ये मवेशी हैं, अपने मवेशियों को नहीं संभाल पा रहे हैं। हिब्वारी भैरो भगो यूं तय, ये कुबग सिंह छे तू, यूं सरी सार खैले। ओ बहू बाहर आ, भगा इन्हें, तू इस कुबक सो रही है। इन्होंने पूरा खेत चर दिया। अमू और बंदरी भाई के हाथ पैर फूल गए हैं। वे अपनी गप्पों में लगे रहे और जानवर खेतों में खड़ी फसल चरने लगे। कूदते फांगते थे दोनों भक्ति के खेत में पहुंच गए हैं। कुछ हाँ रे तुम, क्या कनो न छा, क्या तुमर बुबा को नो, कौन हो रे तुम, किन के बच्चे हो, क्या है तुम्हारे पिताओं के नाम? दोनों खेतों से मवेशियों को हाँक रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, लेकिन मवेशी हटने को तैयार नहीं है। वे जानते हैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बार बार नसीब नहीं होता है। अमू अभी छोटा है, ठीक से हाँक नहीं पा रहा है। बंदरी भाई जानवरों की पूंछें मरोड़ते हुए डंडे बरसा रहा है। किसी तरह हाँक कर दूर ले चले। भक्ति की दादी बिना रुके गाली दिए जा रही है। हे रंड मास दो, तुम्हारी कूड़ी बांजा पोड़ जया, तो गोरू है जब भेजया। हे बुआरी कन मोरिते रू, तै बिस्तर बेटी नीचा टूट सकनी। अरे रांड की औलादों, तुम्हारे घर बंजर पड़ जाएं, इन जानवरों का हैजा हो जाए। ओ बहू, कैसी कमबख्त है तू, जो बिस्तर से नहीं उठ रही है। अमू और बंदरी भाई सेफ जोन में पहुंच गए हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और ठठाकर हंसने लगे। कन मोरी तुमरू, कहते छा तुम निर्बगी, तुम्हारी कूड़ी बांझा पोड़ जया। भक्ति की दादी की गालियों को दोहराते हुए बंदरी भाई हंसी के मारे जमीन पर लोटपोट हो रहा है। शुक्र है दादी ने पहचाना नहीं, नहीं तो आज माँ के हाथों पूजा निश्चित थी। भाई दिल्ली से आ गया है, छोटे मामा जी और नानी के साथ। कल पहुंचे थे। आज नानी और मामा जी अपने गांव चले गए हैं। दोनों भाई माँ के साथ सेरा आए हैं। आज सेरा समय है। कुल 5 पाठ अर्थात टुकड़े हैं, जिन्हें पानी से लबालब भर दिया गया है। माँ 2 दिन से इसी काम में लगी थी। गदेरे में पानी कम है और धान की रोपाई करने वाले ज्यादा, इसलिए लोग बारी बारी से रोपाई करते हैं। दिन का खाना खेत में बनेगा। खाना बना पकाने का काम पापा का है। माँ की सहेलियां सब सामान और लकड़ियां पहुंचा चुकी हैं। काम करने वाले कई हैं। 2 जोड़ी हलवाई, 7-8 महिलाएं रोपाई और अन्य कामों के लिए, वे दोनों भाई और पापा भी हैं। पापा आज दुकान पर नहीं गए। इसके अतिरिक्त भोजन के वक्त अगल बगल के खेतों में काम करने वाले लोग भी आ जाते हैं। उनके पहुंचने से पहले ही 2 हलवाई पहुंच गए हैं। पानी से भरे खेतों में बैलों को चलने में दिक्कत हो रही है। हलवाई पूंछ मरोड़ रहे हैं, मुंह से हर्र हर्र की आवाज निकालकर बैलों में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महिलाएं मिट्टी के ढेले फोड़ रही हैं। कुछ माँ के साथ धान की पौध की छोटी छोटी गांठें बना रही हैं, ताकि रोपाई में कम समय लगे। दोनों भाई माँ की सहायता कर रहे हैं। उधर पापा ने पत्थरों से 2 काम चलाऊ चूल्हे बनाकर आग सुलगा दी है। दाल भात और सब्जी बनेगी। एक चूल्हे पर बड़े से पतीले में दाल चढ़ा दी है और दूसरे पर पानी गर्म हो रहा है। चावल धोकर उसमें पकने के लिए उड़ेल देंगे। इसी बीच एक पार्टी से चाय की डिमांड आ गई है। पापा ने पानी वाले बर्तन को हटाकर चाय का बर्तन रख दिया है। चाय के साथ बिस्कुट दिए जाएंगे। चारों ओर खुशनुमा माहौल है। धान रोपते हुए महिलाएं एक गीत गुनगुना रही हैं, जिसे अमू ने पहले कभी सुना नहीं है। शायद बहुत पुराना गीत है। हलवाहों की गति मंद पड़ गई है। हलों में जुते बैल भी मंथर गति से अपने खुरों से मिट्टी को रौंदते मानो गाने की धुन के साथ कदम ताल कर रहे हैं। बीच बीच में हंसी के फव्वारे छूटते हैं। माँ मीठी आवाज में किसी को झिड़क रही है। पापा खाने की आशा में चूल्हे के आसपास मंडराते कुत्तों को धुतकार रहे हैं।
धूप धीरे धीरे सिर के ऊपर आने लगी है और चुभने लगी है। महिलाओं ने पल्लुओं से सर ढक लिए हैं। अमू और भाई हलवाहों के साथ हैं। हल लग चुका है। अब हल को लिटाकर खेतों को पाटा जा रहा है। एक खेत तैयार होता है। महिलाएं धान रोपने लगती हैं। एक पंक्ति में, एक लय में। एक हाथ में धान की ढेरी पकड़े हैं, दूसरे हाथ से ढेरी में से थोड़े से पौधे लेकर खेत में रोप देती हैं। खाना पकाने के काम के बीच पापा आकर फोटो खींच जाते हैं। हलवाहा हल को चपटा लिपटाकर एक खेत को समतल कर रहा है। हल गीली मिट्टी से सना है। अमू हल के पाट पर बैठ गया है। मत बैठ, फिसल जाएगा, भाई चेतावनी दे रहा है। अमू ने अनसुना कर दिया है। माँ पापा काम में व्यस्त हैं। उन्हें फुर्सत नहीं है दोनों पर निगरानी रखने की। और तेज दौड़ा भय, और तेज दौड़ा भाई, अमू हलवाहे को उकसा रहा है। हलवा हर्र हर्र की आवाज करते हुए बैलों की पूंछ मरोड़ रहा है। बैल भाग रहे हैं। अमू हल के साथ खेत की गीली सतह पर फिसलता जा रहा है। अचानक लगा पैर रपट रहे हैं। इससे पहले कि संभल पाता, हल से फिसलकर खेत में गिर गया है। खतरे को भांपते हुए हलवाहा बैलों को रोकने की चेष्टा कर रहा है, किंतु स्थिति से बेखबर बैल दौड़े जा रहे हैं। हल का फाल अमू के पेट को छू रहा है और कभी भी अंदर घुस सकता है। रोको रोको, हल रोको, हल रोको, भाई चिल्ला रहा है। हलवाहा पूरा प्रयत्न कर रहा है, किंतु तेज गति से भागते जानवरों को एकदम से थामना नामुमकिन है। सभी बेबस निगाहों से हल के साथ घिसटते अमू को देख रहे हैं। माँ पापा हक्का बक्का खड़े हैं। मुंह खुला है लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा है। लगता है अमू अब गया और तब गया, किंतु तब तक शायद बैल भी मामले की गंभीरता समझ गए हैं। धीरे धीरे उन्होंने चाल धीमी कर दी है और अंततः रुक गए हैं। माँ के मुंह से गालियों की बौछार शुरू हो गई है। कन मोरिते रू, तिन मेरा खून पिए ले, मरे, तूने मेरा खून पी लिया है। कदम तेजी से अमू की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तब तक अमू संभल चुका है। माँ लपक कर पकड़ पाती उससे पहले ही घर की ओर दौड़ लगा पड़ा है। पीछे से माँ चिल्ला रही है, कहाँ भाग रहा है, आज तेरी टांगें तोड़ दूंगी, न तू चल पाएगा न ऐसी हरकतें कर पाएगा, रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, आ, इधर आ। किंतु अमू उड़नछू हो चुका है। तो दोस्तों, ये था इस उपन्यास का 10वां भाग। आशा है पिछले अध्यायों की तरह, पिछले पाठों की तरह यह भी आपको रुचिकर लगेगा। आप इसे भी पसंद करेंगे और यूं ही अपना प्यार बरसाते रहेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए, अगले पार्ट तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।